हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैंने आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल के कुछ 3 केसेस बताए थे। अभी मैं टाइप नंबर 4 स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैं 3 टाइप के केसेस आपको बता चुका हूँ, जिसमें मैंने ए एक्स प्लस बी वाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साइन और कॉस के फंक्शन आपको बता दिए थे। तो वो तीनों के लिए हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल से रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लिए थे। अभी टाइप 4 पर आ जाते हैं, जो उससे कुछ डिफरेंट होगा। अगर फाई एक्स वाई कुछ इस तरीके का फंक्शन हो, एक्स की पावर एम वाई की पावर एन, यानी कि एक्स और वाई मल्टीपल में हो और एक्स की कोई एम पावर हो और वाई की कोई एन पावर हो, एम एन एंड आर पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो उस केस में हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरीके से कैलकुलेट करना है। जैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए पहले मैं एक लेट कर लेता हूँ। लेट a0 डी स्क्वायर प्लस a1 डी डैश प्लस a2 डी डैश स्क्वायर z इज इक्वल टू फाई एक्स वाई बी द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये कोई गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको पता होगा कि वेरी फर्स्ट डे से मैं इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को डील कर रहा हूँ। इसी पे मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में बताया और इसी से मैंने आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल्स भी बताए। तो उसी को मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ। मान लीजिए ये कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको पता होना चाहिए इसको हम होमोजीनियस बोलते हैं क्योंकि इसमें सभी डेरिवेटिव्स का ऑर्डर सेम होता है। लीनियर बोलते हैं क्योंकि सभी की डिग्री 1 होती है और कोई भी प्रोडक्ट में नहीं होता। कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट बोलते हैं क्योंकि सारे कोफिशिएंट कॉन्स्टेंट होते हैं। और हायर ऑर्डर बोलते हैं क्योंकि 2 और मोर देन 2 डिग्री की ऑर्डर की जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी वो क्या होंगी, हायर ऑर्डर की कैटेगरी में आ जाएंगी। तो दिस इज ए होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ हायर ऑर्डर। तो ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, फिर भी आपको पहचान होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए मान लीजिए हमारा जो फाई एक्स वाई फंक्शन है ना, वो कुछ इस तरीके का है। फाई एक्स वाई इज लाइक एक्स की पावर एम वाई की पावर एन। तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते थे, आपको याद होना चाहिए, इस पूरे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एफ डी डी डैश से डिनोट कर देते थे। एफ डी डी डैश जेड इक्वल टू फाई एक्स वाई, ऐसा हम मान लेते थे। और पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है कि हम ये जो डी वाला फंक्शन होता है उसको डिनोमिनेटर पे रखते हैं और फाई एक्स वाई को हम मल्टीप्लाई पर डालते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैन बी रिटन एज 1/f डी डी डैश और फाई एक्स वाई कुछ इस तरीके का होगा, एक्स की पावर एम वाई की पावर एन। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हमें इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाना होगा उसको मैं नोट करके यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। नोट जो एफ डी डी डैश है ना, ये जो यानी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, एफ डी डी डैश का मतलब यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जिसको हम एफ डी डी डैश बोलते हैं, इसको आपको कुछ इस फॉर्मेट पे चेंज करना पड़ेगा, या 1 माइनस फाई डी डी डैश। ध्यान दीजिए, ये 2 फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे, यानी कि उसमें से कुछ भी कॉमन लेके या कोई भी वैल्यू से डिवाइड करके आपको एक क्वांटिटी या कोई भी पहला नंबर 1 बनाना पड़ेगा। बाकी जो बचा हुआ फंक्शन होगा वो डी डी डैश का फंक्शन होगा, उसको मैंने फाई से डिनोट कर दिया है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं डी स्क्वायर कॉमन ले लूँ या a0 डी स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो पहली वैल्यू क्या बन जाएगी 1। बाकी इसके पीछे कुछ भी बनता रहे वो मैटर नहीं करता, उसको हम फाई डी डी डैश से डिनोट कर देंगे, जैसे यहाँ पर किया हुआ है। तो या तो 1 प्लस फाई डी डी डैश में चेंज कर लो या फिर 1 माइनस फाई डी डी डैश में चेंज कर लो। दोबारा से एक बार समझ लीजिए कि जो ये एफ डी डी डैश फंक्शन है, इसको कुछ इस फॉर्मेट पे आपको कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट लाइक दिस 1 प्लस फाई डी डी डैश या 1 माइनस फाई डी डी डैश। मान लीजिए ये एफ डी डी डैश फंक्शन है, तो इसको आप सोचिए कि ये एफ फंक्शन जो होगा, इसमें से अगर a0 डी स्क्वायर कॉमन ले ले तो पहली वैल्यू क्या बन जाएगी 1। अब इसके बाद ये a0 डी स्क्वायर से डिनोट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली इसको भी a0 डी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो दोबारा से एक बार इसको क्लियरली समझिए, अगर इसमें से मैं a0 डी स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो ये 1 बनेगा, इसके डिवाइड में a0 डी स्क्वायर आ जाएगा, इसके डिवाइड में भी a0 डी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 बनेगा। 1 प्लस दिस फंक्शन इज कॉल्ड फाई डी डी डैश। इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, फाई डी डी डैश बोलेंगे। अब जब आप इसको फाई डी डी डैश में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो कुछ इस तरीके की फॉर्म पे आ जाएगा। मान ली देते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1/1 माइनस फाई डी डी डैश, यानी ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। इसको सेम रहने देते हैं, एक्स की पावर एम वाई की पावर एन, ठीक है। आप देखिए इसको पर्टिकुलर इंटीग्रल को आगे कैसे बढ़ाते हैं, इसको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो हम ऐसा कुछ लिखेंगे 1 माइनस फाई डी डी डैश
इनवर्स एक्स पावर एम वाई पावर एन, ठीक है, इस तरीके से हम लिख देते हैं। तो अब आपको क्लियरली समझना पड़ेगा, जब 1 माइनस 5 डी डी डैश इनवर्स एक्स पावर एम वाई पावर एन बन जाता है, तो अब आप इसको सोचिए, ये आपका एक फंक्शन है या सीरीज है 1 माइनस एक्स इनवर्स की। तो 1 माइनस एक्स इनवर्स को आप एक तरीके से एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इसके बाद का स्टेप क्या होगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब लिखेंगे आगे एक्सपेंड 1 माइनस 5 डी डी डैश इनवर्स इन सीरीज and solve equation number 3 to get particular integral। तो कैसे लिखेंगे, जैसे पी आई इज दिस फंक्शन इनटू दिस। अब इसको हम 1 माइनस एक्स इनवर्स की तरह से एक्सपेंड करेंगे। यहां पर मैंने क्या लिखा है, एक्सपेंड दिस सीरीज या दिस फंक्शन इन द सीरीज एंड सॉल्व इक्वेशन नंबर 3, यानी ये जो इक्वेशन आप देख पा रहे हैं, टू गेट द पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब आपको याद होना चाहिए, यहाँ पर हम 1 माइनस एक्स इनवर्स टाइप का फंक्शन एक्सपेंड करेंगे। वो क्या होता था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। अगर हमारे पास 1 प्लस एक्स इनवर्स टाइप का फंक्शन बनेगा तो उसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ये सीरीज आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसको आप इससे रिलेट कीजिए। मान लीजिए 1 माइनस 5 डी डी डैश इनवर्स बना है, तो इसको थोड़ी देर के लिए आप अपने माइंड में सेट कीजिए। सपोज दिस इज एक्स, तो 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स को आप कैसे लिख रहे हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो। तो अगर ये 1 प्लस 5 डी डी डैश बनता है, तो आप उसको कुछ इस तरीके से एज्यूम कीजिए, 1 प्लस एक्स इनवर्स। तो 1 प्लस एक्स इनवर्स को कैसे एक्सपेंड करेंगे, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स ये पूरा फंक्शन होगा जो 5 डी डी डैश की फॉर्म पे लिखा होगा। इस तरीके से करने के बाद आप इसको एक्सपेंड करके सोल्व कर सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसीजर रहेगा। तो आपको समझना पड़ेगा टाइप 4 क्या होगा, एक्स की पावर एम वाई की पावर एन टाइप का फंक्शन दिया होगा, तो कुछ इस फॉर्मेट पे हम उसको लिख लेंगे। ये लिखने का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है, ये हमारा कॉमन फॉर्मूला है। हर बार हम पर्टिकुलर इंटीग्रल में ये कॉमन फॉर्मूला लगाते हैं। अब इसके बाद 5xy कुछ इस टाइप का है, तो आपने उसको लिख दिया एक्स की पावर एम वाई की पावर एन टाइप से। अब इस एफ डी डी डैश फंक्शन को इन दो पार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, आइदर दिस और दिस, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारा जो एफ डी डी डैश है वो कुछ इस फॉर्मेट पे आ गया है, तो 1 माइनस 5 डी डी डैश एक्स पावर एम। अब इसको इनवर्स फंक्शन बना लेंगे और एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड के लिए हमें दो फॉर्मूले यहाँ पर दिए होंगे, 1 माइनस एक्स इनवर्स और 1 प्लस एक्स इनवर्स। यानी ये जो 5 डी डी डैश दिखाई दे रहा है आपको, यानी जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ, इस सर्किल वाले पार्ट को आप x की तरह से डील करेंगे, तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स इनवर्स। तो 1 माइनस एक्स इनवर्स को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। x का मतलब यहाँ पर क्या होगा, 5 डी डी डैश, वो वैल्यूज आप यहाँ पर रख के और इसको x पावर m y पावर n के लिए सोल्व कर देंगे। सोल्व करने के बाद आप जो भी पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा उससे कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखते थे, z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। इस तरीके से आप सॉल्यूशन कर देंगे। क्वेश्चन ले लेते हैं, मुझे लगता है क्वेश्चन से चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। मान लेते हैं कि मेरे पास क्वेश्चन है कोई, क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन 1 है सॉल्व पीडी ऑफ del टू जेड ओवर del एक्स स्क्वायर 3 del टू जेड ओवर del एक्स del वाई और 2 del टू जेड ओवर del वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12xy। मान लेते हैं कि ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपको पता होगा del टू जेड ओवर del एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम डी स्क्वायर, इसको लिखते हैं डी डी डैश, इसको क्या लिखते हैं बेटा, डी डैश स्क्वायर। तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कुछ इस फॉर्मेट पे बन के आएगी, उसको मैं लिख देता हूँ। वो फॉर्मेट कुछ होगा, इसको देख लेते हैं। ये बनेगा डी स्क्वायर प्लस 3 डी डी डैश प्लस 2 डी डैश स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 12xy, ठीक है। अब सबसे पहले हम सी एफ लिखते हैं, तो 4CF 4 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, डी को हम क्या पुट करते हैं, m पुट करते हैं, और डी डैश को हम क्या पुट करते हैं बच्चे, 1 पुट करते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2
इक्वल टू 0। इसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से m की वैल्यू कुछ बनेगी m+1 और m+2। ये दो फैक्टर बन के आएंगे m+1 एंड m+2। m+1 और m+2 को सोल्व करते हैं तो m की वैल्यू -1 बनती है और m की वैल्यू -2 बनती है। तो बोथ आर डिफरेंट। तो इसके लिए CF कैसे लिखा जाएगा? CF कुछ लिखेंगे F1 y + m1x प्लस F2 y + m2x। ठीक है, m1 m2 की वैल्यू क्या है? -1 एंड -2, तो वो वैल्यू रख देते हैं। तो F1 y - x बनेगा और F2 y - 2x बनेगा। दिस इज CF। ठीक है, अब पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम क्या लिखते हैं? पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम लिखते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1/f d × 5xy। इस तरीके से हम लिखते हैं। तो अब आपको याद होना चाहिए एफ डी डी डैश का मतलब ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम उठा लेंगे, डी स्क्वायर प्लस 3d डी डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर, ये आपका कोई हो गया। और 5xy क्या है? 12xy। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसमें से हमें कुछ भी करके इस तरीके का फॉर्मेट बनाया है, या तो 1 + 5d डैश या 1 - 5d डैश। तो 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा। तो डी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो 1/d² अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर वैल्यू क्या बनेगी? देखिए आप, ये बनेगा 1। इधर अगर d² कॉमन ले तो ये बनेगा 3d' क्योंकि एक d इधर ऑलरेडी है तो d² से डिवाइड करेंगे तो ये d से एक d कट जाएगा और ये बनेगा 2d² अपॉन d²। ठीक है, 12xy। ठीक है, अब इसको आगे एक्सटेंड करते हैं। 12 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले सकते हैं। तो 12/d²। अब जरा इसको देखिए, इसको मैं लिख रहा हूँ 1 + 3d' प्लस 2d' स्क्वायर बाई d²। इस तरीके का फंक्शन मैंने बना लिया। 12 कॉमन ले चुके हैं तो ये क्या लिखेंगे हम? इंटू xy। 12 तो ऑलरेडी कॉमन हमने यहाँ पर लिख दिया है तो 1/this। ठीक है, xy। अब ध्यान से देखिए क्योंकि ये 12 तो सेम कांस्टेंट बाहर लिखा हुआ है, d² भी बाहर लिखा हुआ है और ये 1 प्लस ये जो फंक्शन बना है ये 5d टाइप का फंक्शन बना है, यानी कि ये इस तरीके का फंक्शन बना है 5d। तो 5d टाइप का फंक्शन बना है तो इसको अब आप सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, एक इसी को आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। जरा ध्यान से देखिए, ये बनेगा d²/12 pi इज, और ये जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसको मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ 1 + 3d' प्लस 2d' इनवर्स, और इसके साथ में फंक्शन मल्टीप्लाई में क्या है? xy। इसी को आगे एक्सटेंड करते जाते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए आप, तो ये जो 1 + 5d टाइप की फॉर्म बन गई है, दिस इज द फंक्शन ऑफ 1 + 5d। तो इसका मतलब ये जो आप देख पा रहे हैं ये कुछ 1 + 5d इनवर्स टाइप की फॉर्म है। ठीक है, अब इसको आगे एक्सटेंड करते हैं तो इसके लिए हमें 1 + x इनवर्स का फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी, और आपको याद होना चाहिए 1 + x इनवर्स क्या होता था? सिंस, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सिंस 1 + x इनवर्स इज 1 - x प्लस x² माइनस x³ प्लस एंड सो। तो मैं उसी तरीके से इसको आगे एक्सटेंड करने की कोशिश करता हूँ। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज ये था 12/d², ये था 12/d², 12/d², क्योंकि d² तो हमने कॉमन लिया था, वो डिनोमिनेटर में था। तो 12/d², 1 - x का मतलब ये पूरा फंक्शन, x का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3d' अपॉन d प्लस 2d'² प्लस x²। तो यानी इस पूरे फंक्शन को स्क्वायर। तो मैं आगे की टर्म्स नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उसकी मुझे रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी, क्योंकि ये x और y का फंक्शन है और ये डिफरेंशिएशन है। तो जब इनको हम 2 से ज़्यादा बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये खुद से खुद ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक आने में ये 0 हो जाएगा, इसको स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो स्क्वायर वाला पार्ट मैं नहीं लिख रहा हूँ, यानी x² x³ की टर्म्स को मैंने
इसी तरीके से छोड़ दिया। मान लीजिए यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो फिर मुझे एक्स स्क्वायर की टर्म्स लिखनी पड़ती। मान लीजिए यहाँ पर होता है एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो फिर मुझे एक्स क्यूब की टर्म्स भी लिखनी पड़ती। तो क्लियरली आप समझिए जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी उतना ही हम सीरीज को एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो 12/d² क्लियरली 1 माइनस, जैसे एक्स वाई को इधर मल्टीप्लाई करते हैं 1 पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर देखिए क्या बनेगा, 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x इंटू वाई माइनस 3d' पे मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए 3d'/d, इस पर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्स वाई बनेगा। दोबारा से समझिए, 1 इंटू दिस फंक्शन एक्स वाई, 1 इंटू एक्स वाई दैट इज इक्वल टू एक्स वाई, 3d' अपॉन डी यानी ये वाली वैल्यूज इंटू एक्स वाई, और प्लस और माइनस माइनस 2d'² एक्स वाई प्लस एंड सोन, इस तरीके से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ये बनेगा 12/d² इंटू ये एक्स वाई में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है 3। अब डी डैश का मतलब क्या होता है, डी डैश का मतलब अगर आपको पता है तो डी डैश का मतलब होता है del/del y। ठीक है, और डी का मतलब क्या होता है del/del x। ठीक है, तो डी डैश का मतलब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो इस फंक्शन को अगर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, यानी 3d' को मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, 3 को सेम लिख रहा हूं, 1/d को भी सेम लिख रहा हूं। डी डैश की बात कर लेते हैं। डी डैश का मतलब क्या होगा, इस पूरे फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, x कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो इंटू एक्स। सिमिलरली इस अगर हम 2/d² लिख रहे हैं तो यहां पर देखिए, अगर हम d' की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, 2 बार y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो पहली बार में y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x बनेगा, और दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि x तो वो x वेरिएबल है, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा 0, तो इंटू 0। इसीलिए मैंने इसमें x² और x³ की टर्म्स नहीं डाली थी, क्योंकि ये यहीं पर 0 हो जा रहा है तो उसके आगे वाली सारी टर्म्स तो 0 होंगी। ये कुछ वैल्यू बनती है। अब इसको आगे देखिए, 12/d² xy 3। अब 1/d की बात कर लेते हैं। d का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, और 1/d क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, और इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, ये 0 हो जाएगा दिस वैल्यू। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दीजिए, 12/d² xy माइनस 3x²/2। अभी भी d² बचा हुआ है। तो अब आप समझिए कि मैं दोबारा से यहां पर रिपीट कर रहा हूं, 1/d क्या होगा, जैसे d डिफरेंशिएशन है तो 1/d क्या होता है, d इनवर्स होता है, और d इनवर्स का मतलब डिफरेंशिएशन का इनवर्स, और डिफरेंशिएशन का इनवर्स क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो इसलिए मैंने क्या किया है, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, x के, क्योंकि d किसको डिनोट करता है, डेरिवेटिव ऑफ x को। अब आगे देखिए, d² भी बचा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 1/1 अप्लाई करते हैं, जैसे 12/d लिख लेते हैं, एक d अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ xy dx, और इसका मतलब क्या होगा 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। ये कुछ वैल्यू बनेगी, यानी xy का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, x² का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, xy का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, x² का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या बनेगा, x²/2y, और ये क्या बनेगा 3/2 x³/3, 3 से 3 कैंसिल। तो फिर से अप्लाई करते हैं, जैसे ये 1/d अभी भी बचा हुआ है, जैसे d² था, एक d अप्लाई किया तो एक बार इंटीग्रेशन हुआ, d को दोबारा अप्लाई करते हैं तो दूसरी बार इंटीग्रेशन करेंगे, तो इस बार क्या लिखेंगे, x²/2 y dx, और इस इधर क्या लिखेंगे 1/2 x³ dx, 1/2 x³ dx। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो 12, ये बनेगा x⁻³ y, और ये बनेगा x⁻⁴/8। रीजन 1/2 पहले से और 4 इधर से आएगा, तो 4 × 2 8। ये कुछ वैल्यू बन के आती है, इसको आप सोल्व करके लिख दीजिए आगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या बना है हमारा, पर्टिकुलर इंटीग्रल कुछ बना है 12x³ y/6 माइनस 12x⁻⁴/8। ये वैल्यू बन के आई है, तो इसको लिख सकते हैं 2x³ y माइनस 3/2 x⁴। दिस इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये एक पर्टिकुलर इंटीग्रल यहां पर आ जाता है, और इस पर्टिकुलर इंटीग्रल के साथ में हम कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखते थे, z = CF + PI। ठीक है, तो z = CF, CF कितना होगा बेटा,
सी एफ हमने निकाला था, तो वो सी एफ था y माइनस एक्स F1 y माइनस एक्स प्लस F2 y माइनस 2x, और पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास क्या है 2x³ y माइनस 3/2 x पावर 4। तो इस तरीके का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अब टाइप नंबर 5 भी ले लेता हूं, एक टाइप और बचा हुआ है, तो उस 5th केस को भी बता देता हूं। अब देखिए, मैंने जो डिस्कस कर रहा हूं वो जनरल मेथड ऑफ पीआई के बारे में बता रहा हूं। जनरल मेथड ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कराने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने आपको 4 मेथड बता चुका हूं पर्टिकुलर इंटीग्रल के। 3 मेथड मैंने कल बताए थे, जो 5xy था। 5xy एक्सपोनेंशियल हो सकता था, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता था, या सिंपल एल्जेब्रिक हो सकता था। उसके बाद एक चौथा मेथड मैंने आज बताया है, जिसमें आपका फंक्शन कुछ इस फॉर्मेट पे हो सकता है, x की पावर m y की पावर n टाइप से। ठीक है, एक नेक्स्ट फंक्शन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जनरल मेथड ऑफ पीआई। तो जनरल मेथड ऑफ पीआई कुछ इस फॉर्मेट पे होगा। अगर इसको आप देखें, वो कुछ इस तरीके का केस होगा जिसमें वो चारों कंडीशन नहीं आएंगी। कहने का मतलब है फंक्शन एक्सपोनेंशियल भी नहीं होगा, फंक्शन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक भी नहीं होगा, या फंक्शन आपका एल्जेब्रिक भी नहीं होगा। तो आपके वो तीनों केसेस नहीं बनेंगे, कुछ अलग तरीके का फंक्शन होगा। यानी कि वो फंक्शन जो डायरेक्टली उन पिछले वाले 4 मेथड से सॉल्व नहीं हो सकते, उनको हम जनरल मेथड ऑफ पीआई पर डील करते हैं। तो बहुत ही क्लियरली आप मेरी बात को समझिए, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, जो फंक्शन या जो 5xy का मतलब जो राइट साइड पर डिफरेंशियल इक्वेशन में फंक्शन दिया होता है, जो भी 5xy डायरेक्टली उन चारों मेथड से सॉल्व नहीं होंगे जो हम पढ़ चुके हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, उनको हम पर्टिकुलर इंटीग्रल के जनरल मेथड पर लेकर आएंगे। मैंने कल भी कुछ मेथड बताए थे पर्टिकुलर इंटीग्रल के, और आज भी एक मेथड बताया। अगर उन चारों से अलग कोई फंक्शन मिलता है तो फिर आप उसको किस पे डील करेंगे, जनरल मेथड ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल पे। तो मान लीजिए कुछ वही सेम टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हम ले लेते हैं। लेट कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हम मान लेते हैं, लेट a0 d स्क्वायर प्लस a1 d डैश प्लस a2 d डैश स्क्वायर z इक्वल टू 5xy। ये कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको पता है मैं वेरी फर्स्ट डे से इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को डील कर रहा हूं। मान लीजिए ऑर्डर 2 की डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस है, लीनियर है, विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में अगर ये 5xy उन चारों केसेस से डिफरेंट है जो पहले हमने डील किए हैं, तो फिर हम उसको जनरल मेथड पर ले जाएंगे, और जनरल मेथड के अंदर सारे वो क्वेश्चन आ जाएंगे जो उन चारों मेथड से या चारों कॉन्सेप्ट से अलग हैं या चारों टाइप से अलग हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता होगा कि इस पूरे फंक्शन को हम लिख देते थे एफ डी डी डैश, यानी ये जो डी वाला फंक्शन होता था इसको, या डी डैश वाला फंक्शन होता था, इसको एफ डी डी डैश पे लिख देते थे z इक्वल टू 5xy। कुछ इस तरीके का फॉर्मेट रहता था। इसके लिए हम सी एफ निकाल लेते, तो मान लेते कि सी एफ के लिए आप कुछ की इक्वेशन बनती है a0 m स्क्वायर प्लस a1 m प्लस a2 इक्वल टू 0, क्योंकि हम d को m लिखते थे और d डैश को क्या लिखते थे बेटा, 1 लिखते थे फॉर सी एफ। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनती थी। ठीक है, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को भी आपको याद होना चाहिए कि इसको जब सॉल्व करते थे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहां से m1 और m2 दो वैल्यूज आ जाती थी। ठीक है, अब पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम क्या लिखते थे, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए वो फॉर्मूला हमारा फिक्स है, हम हमेशा डी डी डैश वाले फंक्शन को डिनोमिनेटर पे डालते हैं और 5xy को इधर डाल लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा फिक्स है, इसको इक्वेशन 2 बोल दीजिए। तो अब हमें करना क्या है, इस एफ डी डी डैश को फैक्टराइज फॉर्म पे लिखना है। जो फैक्टर हम यहाँ बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग हम उसको लिख सकते हैं। जो भी फैक्टर यहाँ पर बनते हैं, मान लीजिए यहाँ पर फैक्टर बने थे आपके, जैसे कि यहाँ पर फैक्टर बने होंगे आपके m माइनस m1 टाइप का फैक्टर बना होगा और एक m माइनस m2 टाइप का फैक्टर बना होगा इक्वल टू 0। तभी तो आपने m1 m2 वैल्यू निकाल के लिखी यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू m1 एंड दिस इज इक्वल टू m2। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, उन्हीं दो फैक्टर को आपको चेंज करके लिखना पड़ेगा कुछ इस फॉर्मेट पे। मान लीजिए वो दो फैक्टर डी की टर्म्स में अगर हम लिखें तो वो कुछ ऐसा बनेंगे, जैसे ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम पहले लिख लेते हैं, a0 d स्क्वायर a1 d d डैश और a2 d डैश स्क्वायर 5xy
अब इसको आप क्लियरली देखिए, ये तो एफ डी डी डैश की वैल्यू हमने डाल दी, फाई एक्स वाई फंक्शन डाल दिया। दोबारा से क्लियरली समझिए, ये जनरल फॉर्मूला है। इस जनरल फॉर्मूले में एफ डी डी डैश क्या होता है, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का लेफ्ट वाला पार्ट जो हम यहाँ लिखते हैं, और फाई एक्स वाई राइट वाला पार्ट जो हम इधर मल्टीप्लाई में करके लिखते हैं। तो इसको भी आपको फैक्टराइज करना है, और इसके फैक्टर बनाने के लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं है। जो M1 M2 फैक्टर है ना, वही इसको इसमें यूज हो जाएंगे। वो किस तरीके से आप लिख पाएंगे उसको आप एक बार देख लीजिए, वो कैसे लिख पाएंगे। इसको आगे मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो वो फैक्टर आप कुछ इस तरीके से लिख पाएंगे। जैसे आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल लिख लिया है 1/d² a0 प्लस a1 dd डैश a2 d डैश स्क्वायर, ये आपने लिखा हुआ है, और फाई एक्स वाई लिखा हुआ है। तो इसको आगे बस ज्यादा आपको सॉल्व नहीं करना है। मान लीजिए इसके M1 M2 यहाँ पर जब आप CF निकालते हैं तो M1 M2 की वैल्यू निकालते हैं, उन्हीं को यूज करते हुए आप फैक्टर लिख सकते हैं। तो वो फैक्टर कुछ इस तरीके के बनेंगे, आप देख लेना एक बार। वो बनेंगे d माइनस M1 d डैश, और दूसरा फैक्टर बनेगा d माइनस M2 d डैश। इस तरीके के फैक्टर बनेंगे, यानी इस इक्वेशन के फैक्टर कुछ डी की टर्म्स में इस तरीके से बन के आ जाएंगे। और उसके लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं है। जो फैक्टर आपने M1 M2 के बनाए होंगे वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना, सिर्फ M1 की वैल्यू और M2 की वैल्यू इधर पुट कर देना। तो ये सेम वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करेंगे फिर से ये इक्वेशन बन के आएगी। दोबारा समझिए, अगर इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से आपको ये जनरल इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके का सिचुएशन बन के आएगी। अब इसको सोल्व करने के लिए एक तरीका क्या होगा कि आपको, जैसे आप मान लीजिए मैंने पहले इस वाले फैक्टर को सोल्व करना चाह रहा हूं, solve this फैक्टर। ठीक है, इस फैक्टर को मैं सोल्व करना चाह रहा हूं, तो इस फैक्टर के लिए मुझे करना क्या होगा, d को c पुट करना पड़ेगा और d डैश को x पुट करना पड़ेगा। जब मैं d को c पुट करूंगा तो c बनेगा माइनस d डैश को मैं x पुट करूंगा तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन बनेगी। दोबारा से समझिए, d को मैं c पुट करूंगा, c भी यानी कांस्टेंट, d डैश को मैं एक x वैल्यू दूंगा। तो जैसे d को मैंने c वैल्यू दी तो c माइनस m2, d डैश को मैं क्या वैल्यू दे रहा हूं बच्चे, x, तो c माइनस m2 x। इस तरीके से आपने लिख दिया, और इसी को आप क्या मान लीजिए, y। लेट y इज इक्वल टू c माइनस m2x। तो इसके आगे सोल्व करके कैसे लिखेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, अब देखिए ये फैक्टर तो अभी हम सोल्व नहीं कर रहे, अभी हम फर्स्ट वाला फैक्टर सोल्व कर रहे हैं। दोबारा से इधर ध्यान से देख लीजिए, पहले मैं इस बॉक्स वाले फैक्टर को सोल्व कर रहा हूं, उसके बाद मैं इस फैक्टर को सोल्व करूंगा। एक एक फैक्टर को हम डील करेंगे। ये जरूरी नहीं कि आप पहले से ही सोल्व करें, आप पहले इसे भी कर सकते थे। कॉन्सेप्ट वही था, d को c पुट करना था और d डैश को क्या पुट करना था, x। अब दोबारा से समझिए, ये बॉक्स वाले फैक्टर को मैंने d को c पुट कर दिया और d डैश को क्या पुट कर दिया, x। तो ये बना c माइनस m2 x। c, d को मैंने पुट किया c माइनस m2, d डैश को x, तो c माइनस m2 x, और इसी पूरे वैल्यू को क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। तो y इज इक्वल टू c माइनस m2 x। अब इसके अंदर चेंजेस क्या होंगे, ये पहले वाला फैक्टर तो अभी हमने यूज नहीं किया, इसको सेम टाइप से लिख लीजिए, d माइनस m1 d डैश, ऐसे ही लिख लेते हैं। अब इसकी बात करते हैं बॉक्स वाले के लिए। ये बेटा कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, जैसे d की बात करें, ये भी एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है, और d डैश की बात करें, इसमें भी एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है। क्योंकि d का मतलब क्या होता है, डेल बाई डेल x, और d डैश का मतलब क्या होता है, डेल बाई डेल y। तो ऑब्वियसली दोनों का एक एक बार ही डिफरेंशिएशन हुआ है। अगर एक बार डिफरेंशिएशन को हटाना होता है तो एक ही बार इंटीग्रेशन करना होता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, कॉमन बात है कि अगर हमें किसी भी डेरिवेटिव को हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और कितने डेरिवेटिव हैं, बॉक्स वाले फंक्शन की बात करें तो एक ही डेरिवेटिव है, एक ही डेरिवेटिव है तो एक ही बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी इंटीग्रेशन। अब क्या है फंक्शन, फाई एक्स y है, y को किससे रिप्लेस कर दीजिए, c माइनस m2x से इंटू डी एक्स। अब देखिए पूरा फंक्शन ये भी x है और ये भी x है, c कांस्टेंट है, m2 भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि m2 की वैल्यू क्या होगी, जो आपने cf में निकाली होगी। तो ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट होगी, यहाँ पर x के फंक्शन बन जाएंगे, और x का फंक्शन इंटीग्रेशन भी किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के। तो इस तरीके से इसको आप सोल्व करके सोल्व कर देंगे। अभी फिर आगे चलते हैं, तो ये बनेगा 1 माइनस d m1 d डैश। मान लेते हैं कि इसको सोल्व करने के बाद आपको फाई एन एक्स वाई एक्स सी इस टाइप का फंक्शन मिल जाता है, क्योंकि आप सोचिए x वेरिएबल का इंटीग्रेशन होगा तो x में ही फंक्शन बनेगा, c कांस्टेंट है तो c जरूर आएगा, तो c भी वहां पर रहेगा। तो मान लेते हैं कि इसको सोल्व करने पर ये फाई फंक्शन था ना, तो फाई 1 मिल जाता है आपको। ऐसा आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, फाई 1। मान लेते हैं फाई का इंटीग्रेशन क्या है बच्चे, फाई 1 है, फाई 1 एक्स सी। अब c के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, c के लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा, c इज इक्वल टू वाई प्लस m2x। c को किससे रिप्लेस कर देंगे, y प्लस m2x से। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चे, इस तरीके से आप लिख पाएंगे 1 अपॉन d m1 d डैश फाई 1 x
y प्लस m2x। ठीक है, वही वैल्यू जो आपने पुट की थी उसी को वापस रिप्लेस कर दीजिए। जैसे हमने y को क्या पुट किया था, c माइनस m2x, तो c की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या बनेगा, y प्लस m2x। तो यानी c वाले वेरिएबल या c वाले कांस्टेंट को आप चेंज कर दीजिए y प्लस m2x से। तो phi 1 x सेम c को किससे रिप्लेस कर दिया, y प्लस m2x से। आगे चलते हैं। अब देखिए ये भी x वेरिएबल है और ये भी x वेरिएबल है और ये क्या है y। तो इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, x और y वेरिएबल का। तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल देता हूं कि d माइनस एम वन डी डैश, और ये जो फंक्शन बनेगा ना, मान लेते हैं कि ये x और y का फंक्शन है। सिंस phi 1 इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y वेरिएबल। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं क्योंकि ये x और y वेरिएबल आ रहे हैं तो x और y का फंक्शन है। तो अब नया फंक्शन कुछ बन के आ गया है ये। अब आप सोचिए कि आपने एक फैक्टर तो हटा दिया, ये बॉक्स वाला फैक्टर की जो मैं बात कर रहा था, ये फैक्टर हट गया, अभी भी ये बचा हुआ है, ये अभी कंटिन्यूअस चल रहा है। तो इसकी बात कर लेते हैं। अब इसको जरा देखिए, फिर से सेम कॉन्सेप्ट पुट करते हैं। d को मानते हैं c, पुट d इज इक्वल टू c और d डैश इक्वल टू x। अब आप सोचिए d को आपने c रखा तो c बनेगा माइनस m1 और d डैश को हम क्या रख रहे हैं, x। तो ये कुछ वैल्यू बनती है c माइनस m1 x। इसको इस बार फिर से y मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू c माइनस m1 x, c माइनस m1 x। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या बनेगा बच्चे। अब ये नया बॉक्स वाला फंक्शन अगर इसको आप देख पा रहे हैं या इस वाले फैक्टर को आप देख पा रहे हैं जिसको मैं राइट क्लिक कर रहा हूं, इस डेरिवेटिव वाले फैक्टर को देखें। इसमें भी डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, एक ही बार डेरिवेटिव हुआ है, एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है। डी का मतलब क्या होता है, डेल बाई डेल एक्स। डी का मतलब होता है डेल बाई डेल एक्स और डी डैश का मतलब होता है डेल बाई डेल वाई। तो यहां पर आप सोचिए कि एक ही डेरिवेटिव को हटाना है, तो एक ही डेरिवेटिव को हटाने के लिए कितनी बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एक बार। तो एक बार इंटीग्रेशन कर देते हैं, phi 1 लिखते हैं, ठीक है, x लिखते हैं, y को फिर से किससे रिप्लेस कर देते हैं, c माइनस m1x dx। अब आप सोचिए इसमें c और m1 तो कांस्टेंट है, पूरा फंक्शन किसका होगा, x वेरिएबल का, और इंटीग्रेशन भी किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के। मान लीजिए जब इसको आप इंटीग्रेट कर लेते हैं तो वो आ जाता है phi 2 x और c। क्या वैल्यू आ जाती है, phi 2 x और c। मान लेते हैं x आएगा, phi 1 का इंटीग्रेशन मान लेते हैं phi 2। दोबारा से क्लियरली समझिए, phi का इंटीग्रेशन हमने माना था phi 1 और phi 1 का इंटीग्रेशन मान लेते हैं phi 2। इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है, अभी सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है कि मान लीजिए phi का इंटीग्रेशन phi 1 आ जाता है और phi 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, phi 2। तो phi 2 x फंक्शन आएगा और c आएगा, x वेरिएबल आएगा और c आएगा, क्योंकि y तो यहां पर है ही नहीं, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो x और c आ जाएंगे। और c एक्चुअली क्या था, c को आप फिर से चेंज कर दीजिए, phi 2 x। c यहां से देखेंगे, c हमारे पास इस बार क्या था, y प्लस m1x। तो इसके अंदर हम क्या लिख देंगे, y प्लस m1x। तो इस तरीके से आपके सारे पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट हो जाएंगे। इसको हम जर्नल मेथड कहते हैं। तो जर्नल मेथड के लिए आपको पहले फैक्टराइज फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ध्यान से क्लियरली अब दोबारा से देखिए, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, एफ डी डी डैश फंक्शन बोलते हैं, ये phi x y है। इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे और 1 बाई 1 फैक्टर को सोल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट फैक्टर को सोल्व किया, फिर उसके बाद सेकंड फैक्टर को सोल्व किया और ये कुछ किया। बस केवल एक चीज ध्यान रखनी है कि d को c पुट करना है और d डैश को क्या पुट करना है, x। उसके अकॉर्डिंग ही आप फैक्टर बना के आगे सोल्व करते जाएंगे। और लास्ट में जब पूरी तरह से ये सारे d खत्म हो जाते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल का मेन मोटो ही क्या है कि किसी भी तरीके से आपको ये d हटाने हैं। और ये d कैसे हटेंगे, जब आप इनको इंटीग्रेट करेंगे। तो पहली बार इंटीग्रेशन करेंगे, फर्स्ट फैक्टर हट जाएगा, दूसरी बार इंटीग्रेशन करेंगे तो ये दूसरा फैक्टर भी हट जाएगा। इस तरीके से ये कंप्लीट यहां पर पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। और कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, CF प्लस PI। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आपके पास अवेलेबल है, CF आपके पास अवेलेबल है, तो दोनों को कंबाइन करके आप लिख देंगे Z इक्वल टू CF प्लस PI। ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द जनरल मेथड ऑफ फाइंडिंग PI। अब किसी भी क्वेश्चन में जब कोई भी मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा तो आपको क्या करना होगा, जनरल मेथड अप्लाई कर देना है। जो पहले वाले मेथड है अगर वो एप्लीकेबल है तो उनको लगाइए, अगर वो आपके पहले वाले मेथड फेल कर रहे हैं तो या एप्लीकेबल नहीं है तो उस केस में आप जनरल मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं, मुझे लगता है क्वेश्चन से चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, अगर हम लें क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या ले लेते हैं कि सपोज डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 2d डैश स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 1 e टू द पावर x। अब आप सोचिए कि ये जो फाई वाला फंक्शन है ना, राइट वाला फंक्शन है,
इसमें अगर खाली e⁻x आता तो हम पहले वाले मेथड से कर लेते। अगर इसमें केवल y आता तो तब भी हम इसको अभी फोर्थ वाले मेथड से कर लेते, बट इसमें दोनों आ गए तो अब हमारा कोई भी पुराने वाला मेथड एप्लीकेबल नहीं है, ना तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला और ना ही फोर्थ वाला वो x की पावर m और y की पावर m बताया, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट में है। तो प्रोडक्ट में है तो अब हमारे पास कोई ऐसा बेसिक मेथड या कोई इस तरीके का स्टैंडर्ड मेथड अवेलेबल नहीं है जो इसको सोल्व कर पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टाइप 5 से जाना पड़ेगा, यानी जनरल मेथड ऑफ फाइंडिंग पीआई, उससे जाना पड़ेगा। तो CF फाइंड आउट करने का तरीका तो सेम ही होगा। सपोज दिस इज Z, तो CF फाइंड आउट करने का इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, सॉल्व दिस PD। तो इसके लिए एक जनरल आप जो CF लिखते थे वैसे ही लिखेंगे, फॉर CF फाइंड आउट करने के लिए आपको याद होना चाहिए हम क्या पुट करते थे, पुट D इक्वल टू M एंड D डैश इक्वल टू 1, वैसे ही कुछ करते हैं। D इक्वल टू M करेंगे तो M स्क्वायर m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये कुछ वैल्यू बनती है। तो अगर आप इसको फैक्टराइज करें तो फैक्टर बनेंगे m प्लस 1 और m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप सोचिए पहला फैक्टर बन गया m1 मान लेते हैं और सपोज वो -1 है, m2 मान लेते हैं सपोज वो 2 है। देखिए m की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो m इज इक्वल टू -1 बनेगा और m की वैल्यू इधर से निकालेंगे तो 2 बनेगा। इनको हमने m1 m2 से डिनोट कर दिया क्योंकि आगे भी इनको यूज करना है। तो CF कैसे लिखते थे हम, CF लिखते थे f1y प्लस m1x प्लस f2y प्लस m2x। m1 और m2 की वैल्यू पुट कर दीजिए तो f1y माइनस m1 का मतलब यहां पर क्या है 1x, ठीक है, प्लस f2y माइनस m2, m2 कितना है y प्लस m2 क्या है 2x। तो ये आपका CF बन जाता है। CF फाइंड आउट करने के बाद आप पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखते हैं, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का वो जनरल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, f/d डैश phi xy। इसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं है, हर बार हमको कॉमनली लिखना होता है ये। तो ये सपोज हमने लिख दिया f/d डैश phi xy। अब d डैश का मतलब क्या होता है, ये होता है जो लेफ्ट पर फंक्शन लिखा हुआ है। लेफ्ट पर फंक्शन क्या लिखा हुआ है, d स्क्वायर d डैश 2d डैश स्क्वायर, ठीक है। और phi xy क्या है, y माइनस 1 e टू द पावर x, ये आपका y xy फंक्शन है। अब क्लियरली आपको समझिए कि ये जो फंक्शन है ना f/d डैश, इसको आपको फैक्टर बनाने हैं और फैक्टर किसकी हेल्प से बनेंगे, इन m1 m2 की हेल्प से। यानी कि इसको आप इस तरीके से मान के चलिए d माइनस m1 d डैश और d माइनस m2 d डैश, इस तरीके के फैक्टर बनाने होते हैं। हर बार आपको यही लिखना है। अगर 2 ऑर्डर की इक्वेशन है तो ऐसे ही कुछ होगा, अगर 3 ऑर्डर का होगा तो 3 ऑर्डर के हिसाब से m1 m2 m3 मान लेंगे, 4 ऑर्डर होगा तो m1 m2 m3 m4 मान लेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए d माइनस m1 क्या है -1, तो प्लस d डैश हो जाएगा, d माइनस m2 क्या है 2d डैश हो जाएगा, y माइनस 1 e टू द पावर x। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आएगा, ठीक है। जैसे d इंटू डी स्क्वायर, d डैश इंटू डी डैश हो जाएगा और ये माइनस के 2d डैश होगा, तो -2 और -2 और +1 तो माइनस डी डैश आएगा और माइनस के 2d डैश स्क्वायर, खत्म, ठीक है। तो ये जो फैक्टर बनेंगे वो सेम यही बनेंगे, केवल आपको इस फॉर्मेट को हमेशा याद रखना है कि m1 m2 d माइनस m1 d डैश d माइनस m2 d डैश, जो भी m1 m2 की वैल्यू हो हमेशा माइनस पे मानने हैं फैक्टर। अब वो डिपेंड करता है, वो माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस प्लस होगा तो वो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। y माइनस 1 e टू द पावर x। अब देखिए जैसे मैं पहले इस फैक्टर को सोल्व करना चाह रहा हूँ, इस फैक्टर की बात करते हैं। इस फैक्टर को सोल्व करने का मतलब है मैं d को क्या पुट कर रहा हूँ c और d डैश को क्या पुट कर रहा हूँ x। तो बहुत ही क्लियरली समझिए मैं क्या पुट कर रहा हूँ, d को मैं पुट कर रहा हूँ पुट d इज इक्वल टू c एंड d डैश इक्वल टू x। तो ध्यान दीजिए d को मैंने c पुट कर दिया -2, d डैश को मैंने क्या पुट किया x, और इसी को क्या मान लीजिए y। लेट y इज इक्वल टू c माइनस 2x। y को क्या मान लिया, c माइनस 2x। अब y क्या है, ये y माइनस 1 है तो y को क्या लिखना है, c माइनस 2x लिखना है। तो बाकी सब फंक्शन सेम, इस पे तो अभी बात ही नहीं कर रहे, अभी हम बॉक्स वाले फंक्शन की बात कर रहे हैं, बॉक्स वाले डेरिवेटिव की। ये कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है। इसके अंदर d का मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ x, d डैश का मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y। तो इनका ऑर्डर चेक करो, d का ऑर्डर कितना है 1, d डैश का ऑर्डर भी कितना है 1। तो एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है और एक डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए कितनी बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एक ही बार। तो इसको तो सेम लिखते हैं 1 बाई
डी प्लस डी डैश, ये तो सेम लिखा जाएगा। और इसको हटाने का तरीका क्या हुआ है, एक बार इंटीग्रेशन वाई, वाई का मतलब क्या है यहाँ पर सी माइनस टू एक्स, सी माइनस टू एक्स, इसके आगे वाई के बाद क्या लिखा हुआ है माइनस वन और ई टू द पावर एक्स डी एक्स। दोबारा से समझ लीजिए, इसको हटाने के लिए एक इंटीग्रेशन और इसको हटाने के लिए y क्या बना है c माइनस टू एक्स, तो y को यहाँ पर रिप्लेस करते हैं। जैसे ये y माइनस वन ई टू द पावर x है, तो y को क्या लिखना है c माइनस टू एक्स, तो y को लिख देते हैं c माइनस टू एक्स, माइनस वन वहां पहले से है और ई टू द पावर x dx। पूरा फंक्शन x का है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, पर दो फंक्शन है तो बाई पार्ट्स इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये फर्स्ट मान लेते हैं ब्रैकेट वाली वैल्यू और इसको क्या मान लेते हैं सेकंड, इसको इंटीग्रेट करके लिखते हैं। देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या बनता है, आगे इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो देखिए आगे मैं लिख रहा हूँ पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ, जैसे इसी को यहाँ पर लिख देता हूँ 1/d प्लस डी डैश, तो एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ y माइनस सॉरी c माइनस टू एक्स माइनस वन ई टू द पावर एक्स डी एक्स, यही कुछ था। इधर देख लेते हैं c माइनस टू एक्स माइनस वन ई टू द पावर एक्स डी एक्स, वही चीज ले लेते हैं, इसको आगे एक्सटेंड करते हैं। तो ये आपने फर्स्ट मान लिया और ये सेकंड मान लिया, इसको इंटीग्रेट कीजिए। इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल लगा देंगे इंटीग्रेशन का, तो ये कुछ इंटीग्रेशन बनता है जैसे c माइनस टू एक्स माइनस वन ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, इसको डिफरेंशिएट करते थे तो डिफरेंशिएशन बनेगा माइनस टू, c का डिफरेंशिएशन जीरो, वन का डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस टू एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस टू, और ई टू द पावर एक्स का दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे तो वो सेम ही बनेगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो क्लियरली इसको आप सोल्व करके लिखेंगे तो 1/d डी प्लस डी डैश, तो ये वैल्यू क्या बनती है बच्चे, देखिए ये बनेगा c माइनस टू एक्स माइनस वन और ये माइनस माइनस प्लस टू ई टू द पावर एक्स, ये कुछ वैल्यू बनती है। मैंने सबको कंबाइंड कर दिया, c माइनस टू एक्स माइनस वन और माइनस माइनस प्लस टू, और दोनों से ई टू द पावर एक्स कॉमन आ रहा है, तो सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा d प्लस डी डैश c माइनस टू एक्स और माइनस वन प्लस टू दैट इज प्लस वन ई टू द पावर एक्स, ये कुछ वैल्यू आती है। अब आपको याद होना चाहिए, अगर पीछे वापस बैक में जाते हैं तो हमने y क्या माना था c माइनस टू एक्स, y क्या लिखा हुआ है c माइनस टू एक्स, तो यहां से अगर आप c की वैल्यू देखें तो वो बनेगी y प्लस टू एक्स, c की वैल्यू क्या बनेगी y प्लस टू एक्स, c की वैल्यू पर आप देखिए c की वैल्यू बनेगी y प्लस टू एक्स, या आप c माइनस टू एक्स को क्या कह सकते हैं y, बहुत ही क्लियर सा कॉन्सेप्ट है। तो मैं इस c माइनस टू एक्स को क्या कह सकता हूँ y, दोबारा से देख लीजिए c माइनस टू एक्स किसके बराबर है y के, या c की वैल्यू क्या रख दीजिए y माइनस टू एक्स, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे y माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स, वाई प्लस टू एक्स और माइनस टू एक्स कैंसिल हो जाएगा। इधर देख लीजिए c इज इक्वल टू वाई प्लस टू एक्स, तो y प्लस टू एक्स लिखेंगे तो y प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स से टू एक्स कैंसिल, या इसको किससे लिख लीजिए, ये पूरा c माइनस टू एक्स किसके बराबर है y के, तो यहाँ पर चेंज कर लेते हैं d प्लस डी डैश y प्लस वन ई टू द पावर एक्स, ये कुछ वैल्यू बनती है। मैं मेंशन भी कर देता हूं वेयर c माइनस टू एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है, c माइनस टू एक्स इज इक्वल टू वाई या y इज इक्वल टू c प्लस टू एक्स, जो भी आप लिखना चाहें, दोनों से एक ही बात है। अब फिर से अब इस फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब इस फैक्टर को देखिए, इस फैक्टर के अकॉर्डिंग हमें पुट क्या करना है, इसके लिए हमें पुट करना है d इज इक्वल टू c और d डैश इक्वल टू x, ठीक है। तो क्या बनेगा, d को अगर हम c पुट करते हैं प्लस d डैश को हम x पुट करते हैं तो c प्लस एक्स बनेगा, इसी को y मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू c प्लस एक्स, रख दीजिए c प्लस एक्स इसके अंदर। अब ये भी एक ही डेरिवेटिव है तो एक बार इंटीग्रेशन करते हैं और इसको क्या लिख रहे हैं c प्लस एक्स, तो c प्लस एक्स प्लस वन ई टू द पावर एक्स डी एक्स। क्लियरली फिर से समझिए, y का मतलब c प्लस एक्स प्लस वन सेम ई टू द पावर एक्स डी एक्स। एक बार इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x के रेस्पेक्ट में ही करेंगे, तो x के रेस्पेक्ट में कर देते हैं क्योंकि पूरा फंक्शन x का है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके इसको सोल्व कर देते हैं। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, जरा सोल्व करिए इसको। तो ये फर्स्ट का मतलब c प्लस एक्स प्लस वन सेम, और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स माइनस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे दैट इज वन, और इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि दो बार इंटीग्रेशन होता है। फॉर्मूला आप क्लियरली ध्यान रखिए, मेरा कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। मैं डायरेक्ट दो बार इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ इसको यहाँ पर ई टू द पावर एक्स, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद बनेगा ये c प्लस एक्स प्लस वन माइनस वन ई टू द पावर एक्स। चेक कीजिए, c प्लस एक्स प्लस वन माइनस वन ई टू द पावर एक्स, ये वन से वन कैंसिल, c प्लस एक्स ये बनता है c प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स। फिर से आप इधर आ जाइए, c प्लस एक्स का मतलब क्या है y, सो पी आई इज y ई टू द पावर एक्स बिकॉज c प्लस एक्स इज y।
ठीक है, तो दिस इज पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आप क्या लिखते थे, कंप्लीट सॉल्यूशन आप वैसे ही लिखते थे, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस सॉरी z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, क्योंकि z का सॉल्यूशन x और y की टर्म्स में लिखते हैं। तो z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, और तो z का सी एफ देख लेते हैं। सी एफ हमने क्या बनाया था, ये बनाया था f1 y माइनस एक्स, f2 y प्लस 2x, ठीक है, ये आपका सी एफ था। पर्टिकुलर इंटीग्रल देख लेते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने बनाया y e टू द पावर x, तो ये क्या लिखेंगे y e टू द पावर x। तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ हायर ऑर्डर का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप कर लेंगे और जैसा एज यूजुअल आप मुझे सेंड करते हैं वो सेंड कर देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, पहला क्वेश्चन आप लिखिए, पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए। पहला फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ होगा यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 से मैं डिनोट कर रहा हूँ। वो फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका डी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी डी डी डैश प्लस ए इंटू बी डी डैश स्क्वायर जेड इज इक्वल टू एक्स वाई। तो ये टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन है। इसकी जब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके की बनेगी, ए प्लस बी ए बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर m प्लस ए टाइप का फैक्टर बनेगा और m प्लस बी टाइप का फैक्टर बनेगा। तो m की वैल्यू a बनेगी और m की वैल्यू माइनस b बनेगी। उसके अकॉर्डिंग आप CF लिख लेंगे और सॉल्व कर देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में टाइप 5 पे ले रहा हूँ। टाइप 5 पे वो क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश 6 डी डैश स्क्वायर, ठीक है, z इज इक्वल टू वाई साइन एक्स। तो अब आप सोचिए कि ये टाइप 5 की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये फंक्शन केवल टिग्नोमेट्रिक नहीं है, उसके साथ में y का भी मल्टीप्लीकेशन है। तो ये दो अलग अलग फंक्शन हो गए, तो ये टाइप 5 की कैटेगरी में आ गया। तो पहले तो आप वैसे ही लिखेंगे m स्क्वायर m माइनस 6 इक्वल टू 0।